ये चैप्टर कंप्लीटली प्लांट पर ही है, ये चैप्टर प्लांट पर ही है। सबसे पहले हम लोग प्लांट का ग्रोथ कैसे देख रहे हैं, प्लांट का ग्रोथ हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक सीड मिला, सीड लगाए आप लोग, तो क्या बना, पानी दिए, सीडलिंग बना, सीडलिंग बना। इसके बाद एक जुवेनाइल फेज आया, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज मतलब उसका वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज मतलब समझो उसका एडोलेसेंट फेज। हाँ नहीं, इसका अभी तक नहीं भेजो, आज भेजोगे। बेटा फिर वो ना आप मतलब जो मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ ना, अगर मैं किसी को ये फोटो खींच के दे दूँ ना, उसको नहीं समझ में आएगा। ये समझने के लिए आपको टीचर चाहिए, लेकिन जो नोट्स है वो आप अपने ही पढ़ के समझ सकते हो। ये समझ में आया? मतलब मैं बोल रही हूँ कि मैं जो बोर्ड में लिख रही हूँ, ठीक है, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ कि ये आपको समझ में आए, ठीक है। अगर आपको सब कुछ ही पढ़ के समझ में आ जाए तो फिर टीचर का जरूरत नहीं है। तो वही चीज है कि मैं जो बना रही, मैं जो पढ़ा रही हूँ, आपको ये समझ में ना, कोई पढ़ के नहीं समझ सकता है, उसको सेम एक टीचर चाहिए, उसको मैं वहां पे चाहिए, तभी मैं ही समझा सकती हूँ क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है। हाँ, और जो बच्चे नहीं आए वो तो नोट्स से पढ़े रहे ना। मतलब आप लोग क्या बोल रहे हो कि नोट्स शॉर्टकट वे में बनाऊं, 4 पन्ना में नोट्स बन जाएगा? चलो ठीक है बेटा, ध्यान दो, इधर सीड है, ठीक है, आप सीड जर्मिनेट किया, सीडलिंग बना, और फिर एक जुवेनाइल फेज आता है। जुवेनाइल फेज को आप ऐसे नॉर्मली एडोलेसेंट फेज कह सकते हैं। हम लोगों में जुवेनाइल फेज क्या है, एडोलेसेंट फेज, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह क्या करे, डेवलप हो रहे हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं किए, डेवलप हो रहे हैं। तो प्लांट से जुवेनाइल फेज का मतलब है इसका वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज मतलब जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स होगा। फ्लावर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो वेजिटेटिव फेज है, ये वेजिटेटिव फेज में फिर आएगा रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, और फिर आएगा फ्लावर, फ्रूट, और फिर आएगा सीड। ये तो ठीक है। प्लांट का ग्रोथ हम लोगों को समवॉट इसी तरीके से दिखता है। ये नहीं कि जुवेनाइल फेज में हमारे फ्लावर आना शुरू कर दिए, प्लांट थोड़ा सा जमीन से उठा नहीं कि फ्लावर फॉर्मेशन शुरू हो गया, वो प्रॉपर अपना रूट, स्टेम, लीव्स बनाएगा और इसके बाद फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, फिर इसका रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होगा। क्लियर है? तो प्लांट ग्रोथ हम लोगों को दिखता कैसे, प्लांट में ग्रोथ कैसे दिखता है? प्लांट ऐसा लगता है कि हमें हर टाइम ही ग्रो कर रहे हैं। प्लांट उसका कोई ऐसा पीरियड है जब उसका ग्रोथ रुक गया है? नहीं, प्लांट का ग्रोथ ना हर टाइम होते रहता है, ठीक है। जैसे ना न्यू सीजन में आप देखोगे न्यू लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है। हम लोगों में 5 उंगली के बाद 6ठा उंगली नहीं बनने लगेगा अगले सीजन में, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, नए लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका जो ग्रोथ है वो क्या है, इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है। नहीं कटेगा तो उंगली नहीं आएगा, ट्राई कर लो, ठीक है। अच्छा ठीक है, प्लांट ग्रोथ क्या है, इसका ग्रोथ कैसे है, इनडिटर्मिनेट है। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होना मतलब एनाबॉलिक भी हो रहा है और कैटाबॉलिक एक्टिविटी भी हो रहा है, लेकिन ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं ना कि एनाबॉलिक ज्यादा है कैटाबॉलिक से। किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रोथ में क्या हो रहा है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बट इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ हर टाइम होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ रुक जा रहा है, लाइफ टाइम ग्रोथ चलते रहता है उसका। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों होता है, लेकिन ग्रोथ है इसीलिए एनाबॉलिक ज्यादा है, सिंथेसिस ज्यादा है। एनाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है मतलब एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, ग्रोथ में एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड।
और जो ग्रोथ होता है बेटा ये होता है इररिवर्सिबल। ग्रोथ कैसा है? ग्रोथ इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का ये मतलब है कि जैसे एक वुडन लॉग है, एक वुडन लॉग है, उसको आप पानी में रख दिए ना तो वो फूल जाएगा थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, वो फूल गया, मतलब उसमें ग्रोथ दिखा, उसमें हम ग्रोथ तो दिखा। एक वुडन लॉग है और इसको आप पानी में रखे तो ये क्या होगा, थोड़ा फूल जाएगा, थोड़ा ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, फूल जाते हैं। लेकिन क्या ये ग्रोथ है? ये ग्रोथ नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसको पानी से हटा देंगे, सुखा देंगे धूप में, वापस से इसका पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये वापस से सिकुड़ जाएगा। इसमें ग्रोथ दिख रहा है लेकिन ये रिवर्सिबल है, तो इसको हम लोग प्लांट ग्रोथ में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। जो प्लांट ग्रोथ है ये कैसा होगा, इरिवर्सिबल ग्रोथ होगा। समझ में आया? प्लांट ग्रोथ हमारा इनडिटर्मिनेट है। देखो पहला टॉपिक आपको यही दिया हुआ है, प्लांट ग्रोथ कैसा है, इनडिटर्मिनेट है। दूसरा दिया हुआ है प्लांट ग्रोथ हमारा कैसा होता है, मेजरेबल होता है। मेजरेबल होता है मतलब मेजर कैसे कर सकते हैं? अच्छा देखो, प्लांट का जब भी ग्रोथ हो रहा है ना, हम लोग मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में ही पढ़े थे कि एक जोन ऑफ ये था, मेरिस्टेमेटिक था, फिर इलोंगेशन था, फिर मैच्योरेशन जोन था। तो ऐड कहाँ पे हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक जोन पे सेल्स ऐड हो रहा है, ठीक है। तो मतलब सेल्स हमेशा कहाँ ऐड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन पे ही ऐड होंगे, मेरिस्टेमेटिक रीजन पे ही ऐड होंगे। जैसे रैम रूट एपिकल मेरिस्टेम, सैम शूट एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम जो डाइकोट्स में होगा। तो इधर क्या होगा, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है वहां पर सेल्स ऐड होते रहेंगे। सेल्स कैसे ऐड होंगे, डिवीजन, डिवीजन होते रहेगा और सेल्स क्या करने लगेंगे, ऐड होने लगेंगे। फिर ये मैं उधर बताई थी कि क्या सिर्फ डिवीजन होने से सेल्स ऐड होते हैं, क्या होता है, जैसे ये एक सेल है, ये डिवाइड कर दिया, क्या हमारा ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ नहीं हुआ। ग्रोथ कैसे होगा, जब ये इलोंगेट करेगा, जब हमारे सेल्स क्या करेंगे, इलोंगेट करेंगे, मतलब सेल इलोंगेशन से क्या होगा, ग्रोथ होगा। अब ये सवाल है कि इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं। तो इसका हम लोग लेंथ देखते हैं, इसका हम लोग साइज देखते हैं, इसका हम लोग एरिया देखते हैं, इसका वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेश वेट, क्या है फ्रेश वेट, ड्राई वेट, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, ये सब हम लोग मेजर करते हैं। तो इससे हम लोग एग्जैक्ट, देखो मेजर ना कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं कर सकते, एग्जैक्ट मेजर कभी नहीं हो सकता है, एक प्रोपोर्शनलिटी के साथ मेजर होता है। ये आप लोग बायोमोलिक्यूल से पढ़े हो बेटा। एक फ्रेश लीफ लेंगे, उसके बाद उसको हम सुखा देंगे तो वो ड्राई वेट उसका हो जाएगा, इस वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकालेंगे, ठीक है। तो यही हमारा फ्रेश वेट, मतलब समझो ना कि एक लीफ है, एक आप लीफ ले, पेड़ से तोड़ के लीफ ले ली, ग्रीन लीफ है, तो उसका वेट ज्यादा होगा, उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा 90% पानी ही होगा। आप वो 90% पानी सुखा दो तो वो आपका क्या हो जाएगा, ड्राई वेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक यंग लीफ में जो ड्राई वेट आएगा वो कम आएगा, और एक ओल्ड में ड्राई वेट ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अब इसका ना कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे एक दिया हुआ है कि मेज के 1 रैम में, मतलब एक रूट एपिकल मेरिस्टेम में, ठीक है, 1 आवर में 17,500 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मेज के 1 रैम मतलब एक रूट एपिकल मेरिस्टेम में, ठीक है। इसके बाद एक दिया हुआ है वाटरमेलन का एग्जांपल। वाटरमेलन में 3.5 लाख टाइम उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है वाटरमेलन में, ठीक है। ये बेसिकली बता रहा है ना कि ये आपका क्या काउंट किया, सेल्स काउंट किया, ये आपका कैसे मेजर किया, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा। वाटरमेलन को कैसे मेजर किया, इसका वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल है पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में मेजर करते हैं हम लोग लेंथ। लेंथ किसका मेजर करते हैं, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का हम लोग क्या मेजर किए, लेंथ मेजर की। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ को मेजर करते हैं, ठीक है, ग्रोथ को मेजर करते हैं। इसके बाद लीव्स,
लीव्स को भी कैसे मेजर करेंगे, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। पहले ये साइज का लीफ था, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ये साइज का लीफ हो गया, तो लीफ में क्या बढ़ा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया। समझ में आ गया? ग्रोथ हमारा कैसा होता है, मेजरेबल होता है। कैसे मेजर करते हैं, एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाते हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी के साथ मेजर करते हैं। ठीक है। प्लांट ग्रोथ कैसा है, इनडिटर्मिनेट है। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों, लेकिन एनाबॉलिक ज्यादा होता है। एनर्जी चाहिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक और पॉइंट, प्लांट ग्रोथ ओपन टाइप का होता है। प्लांट ग्रोथ कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का मतलब है कि न्यू सेल्स हर टाइम ऐड हो रहा है। जैसे दरवाजा खुला हुआ है तो लोग आते जाते रह सकते हैं, वैसे ओपन टाइप का मतलब है कि न्यू सेल्स हर टाइम ऐड हो रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये क्या है, हमारा इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है एनसीईआरटी में, फेज ऑफ ग्रोथ। इंट्रोडक्शन ही है पूरा। बेटा आप पढ़ो, यही वह है, सिर्फ ये सब कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में बस जानने का है ना और समझने का बस है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें हार्मोन से 5 हार्मोन के बारे में। उसके पहले के टॉपिक्स बहुत आसान है। हाँ, 3 दिन में ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन में ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं स्पीड में नहीं भाग रही, मैं सारा टॉपिक कवर कर रही हूँ। आप लोग देखो, एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छूटेगा। बस स्पीड क्या हो रहा है कि मैं नोट्स पहले दे रही हूँ, और यही चीज मैं क्लास में लिखवाती तो यही सब सेम चैप्टर आपको 10-10 दिन लगता है कंप्लीट होने में। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं अगर पूरा नोट्स एक दिन में दे दी तो मैं पूरा चैप्टर एक दिन में समझा सकती हूँ। शांति से बस 4 घंटा बैठ जाना। अच्छा ठीक है, जो पढ़ा रही हूँ ये समझो ना, ये इजी टॉपिक है। फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, फेजेस ऑफ ग्रोथ में हम लोग टोटल 3 फेज पढ़ते हैं। फेजेस ऑफ ग्रोथ में हम लोग क्या करेंगे, 3 फेज पढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक फेज, इलॉन्गेशन फेज और मैच्योरेशन फेज। न्यू सेल्स हमेशा कहां पर ऐड होंगे, न्यू सेल्स हमेशा मेरिस्टेमेटिक रीजन पर ही ऐड होंगे, इलॉन्गेशन पे भी ऐड नहीं होंगे। जो मेरिस्टेमेटिक में न्यू सेल्स बना वही इसमें शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, बस लेंथ बढ़ते रहेगा, मतलब यही आपका क्या कर रहा है, ग्रो करते करते इसमें भेजते जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा मेरिस्टेमेटिक फेज। इसमें हमारा क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। इसमें हमारा प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा होगा, मतलब बेसिकली जब डिवीजन हो रहा होता है ना तो वहां पे लिविंग सेल्स का कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा होता है। न्यूक्लियस कॉन्स्पिक्यूअस है, मतलब बहुत डिस्टिंक्ट है, क्लियरली विजिबल। न्यूक्लियस कैसा होता है, क्लियरली विजिबल है। हाँ, कॉन्स्पिक्यूअस है, क्लियरली विजिबल। ठीक है, ये वर्ड इसलिए लिखे क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ठीक है, क्लियरली विजिबल है न्यूक्लियस। इसके बाद क्या हो रहा है, यहां पे प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि थिन भी होता है और इलास्टिक भी होता है। ठीक है, वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल्स आर एब्सेंट, और न्यू सेल डिवीजन हो रहा है और न्यू सेल्स ऐड होते जा रहे हैं। न्यू सेल्स क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। ये मेरिस्टेमेटिक फेज है। क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है और न्यू सेल्स ऐड होते जा रहा है। प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट क्या, वो आप पूरा पढ़ो ना बेटा, वो आपका इलॉन्गेशन फेज है। एनसीईआरटी में क्या करता है ना, एनसीईआरटी में डिफरेंसेस नहीं करता है, वो एक पैराग्राफ दे दिया है। ये तीनों फेज से एक पैराग्राफ दिया हुआ है।
आ रही हूं उस पर। प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ जाता है, न्यूक्लियस कॉन्स्पिक्यूअस होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है, वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। इसके बाद हमारा स्टेज आता है कौन सा? इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन में क्या हुआ? वैक्यूल का फॉर्मेशन शुरू हो गया। वैक्यूल का फॉर्मेशन शुरू हो गया। जो प्राइमरी सेल वॉल था ये अब सेकेंडरी सेल वॉल बनने लग रहा है। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल बन रहा है। क्लियर है? एक चीज और, मेरिस्टेमेटिक फेज में ना जब सेल का बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ हो रहा है ना, मतलब सेल्स का आपस में बहुत ज्यादा कनेक्शन है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है कि सेल्स का जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है तो सेल्स का आपस में कनेक्शन भी बहुत ज्यादा है। मतलब प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन भी क्या है? बहुत ज्यादा है। किसमें? मेरिस्टेमेटिक फेज में। इलॉन्गेशन में क्या हो रहा है? वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है और सेकेंडरी सेल वॉल बन रहा है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल बन रहा है और मेरिस्टेमेटिक सेल से जो सेल्स आ रहे हैं ना वो इसमें ट्रांसफर होते जा रहे हैं। फिर थर्ड फेज हमारा क्या है? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। इसमें क्या होता है? ये जो सेकेंडरी सेल वॉल बना इसमें हमारा डिपोजिशन शुरू होता है। डिपोजिशन इन सेकेंडरी सेल वॉल, इसमें हमारा क्या होता है? डिपोजिशन होता है सेकेंडरी सेल वॉल में। क्लियर है? अब एक बार ना ये तीनों टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ लो, कुछ भी इससे ज्यादा नहीं दिया हुआ। हाँ, डिपोजिशन हो रहा है सेकेंडरी सेल वॉल का। बेटा आपका जहां पे वो डायग्राम दिया हुआ है ना उस पेज में, उस पेज का आखिरी का 2-3 लाइन जो है वो आपका ये है मेरिस्टेमेटिक के बारे में। ठीक है, इधर का दो लाइन, इधर का आपका 2 लाइन इलॉन्गेशन के बारे में और फिर आपका क्या है? प्रॉक्सिमल टू इलॉन्गेशन, वहां से करके स्टार्ट कर दिया है आपका मैच्योरेशन। तो आप लोग ऐसे पैराग्राफ बना लो बुक में। उधर का पैराग्राफ मेरिस्टेमेटिक के बारे में, इधर का 2 लाइन यहां तक दिया हुआ है इलॉन्गेशन के बारे में और उसके नीचे दिया हुआ है मैच्योरेशन के बारे में। एक बार ये तीनों टॉपिक पढ़ लो, एक बार ये तीनों टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ो।